तो ओके बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम लोग जो है, अभी मैंने बताया कि फॉर्मेट क्या होता है और उस फॉर्मेट पे हमको कैसे काम करना है। ठीक है, तो नेचर ऑफ इक्वेशन कैसे पता चलेगा? केवल और केवल इक्वेशन को देख करके, केवल और केवल इक्वेशंस को सॉल्व करके, बिना सॉल्व किए आपको इक्वेशन सॉल्व नहीं करना है। केवल और केवल थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा और आप बिना सॉल्व किए कंपैरिजन से, केवल कंपेयर करके, किसको कंपेयर करेंगे? कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड वाई एंड कांस्टेंट टर्म, इन सब चीजों का कोफिशिएंट जो भी है, कोफिशिएंट एक्स का जो भी होगा, वाई का जो भी होगा और जो कांस्टेंट टर्म होगा, इनका जब हम कंपैरिजन करेंगे, इनके रेशियो का कंपैरिजन करेंगे, तो हमको इजीली पता चल जाएगा कि उस इक्वेशन से बनने वाली जो लाइंस है उनका सॉल्यूशन क्या होगा और कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, सॉल्यूशन मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे, ये सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम सॉल्यूशन समझेंगे। ठीक है ना, तो देखो यहां पर लाइन के टाइप क्या क्या होंगे। अगर दो लाइन है आपके पास, दो लाइन, ठीक है ना, एक मान लो a1x और b1y प्लस c1 a2x b2y प्लस c2 के फॉर्म में है, और दूसरा ये है आपके पास। तो अब इसके कोफिशिएंट्स है, तो देखिए लाइन अगर दो होंगी तो मान लीजिए हमने ग्राफ खींचा, है ना, अगर हमने ग्राफ खींचा या ऐसे दो लाइन खींची जो आपस में एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, तो यहां पर आप ये ध्यान दीजिएगा कि इंटरसेक्शन का पॉइंट ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, इंटरसेक्शन का पॉइंट ऐसे भी हो सकता है, इंटरसेक्शन का पॉइंट ऐसे भी हो सकता है, कहीं पर भी इंटरसेक्ट करती हैं। तो आप ये बताओगे कि इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ए है, इसका बी है, इसका सी सपोज कर लिया है। ठीक है ना, तो जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट होंगी तो इसका मतलब ये होगा कि वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, उसका केवल और केवल एक सॉल्यूशन मिलेगा और वो एकदम डेफिनेट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब सॉल्यूशन कैसे पता करेंगे कि when a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, ये ध्यान रखिएगा। पहली कंडीशन पे मैं बात करूंगा कि जब a1 upon a2 यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स दोनों इक्वेशन का, कोफिशिएंट ऑफ बी वाई दोनों इक्वेशन का, b1 upon b2 यानी इसका b1 इसका b2, इसका a1 इसका a2, इन दोनों का अगर हम रेशियो निकालते हैं और वो इक्वल नहीं मिलता है तो इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। और ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन है इसको हिंदी में भी मैं बता देता हूं क्योंकि कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के भी होंगे, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं। अब ये समझो, यहां तो इंग्लिश जो है इजी लग रही है, हिंदी थोड़ा टफ लग रहा है। प्रतिच्छेदी का मतलब ये होता है कि एक दूसरे को कहीं ना कहीं वो काट रही है। ठीक है, एक दूसरे को कहीं ना कहीं वो काट रही है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन या प्रतिच्छेदी रेखाएं। ओके, अब प्रतिच्छेदी रेखाएं तो हो गई, तो इसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा, यानी हल कितने मिलेंगे? तो इसका केवल और केवल एक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है ना, यानी ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, अद्वितीय सॉल्यूशन हिंदी में बात करें तो उसका केवल एक ही सॉल्यूशन यानी एक हल प्राप्त होगा। ठीक है, एक हल प्राप्त होगा, ओनली वन सॉल्यूशन मिलेगा। अच्छा ठीक है जी, ओनली वन सॉल्यूशन हम समझ गए, लेकिन दूसरा क्या मिलना चाहिए भाई? दूसरा क्या मिलेगा? ओनली वन सॉल्यूशन तो आपके समझ में आ गया कि एक ही सॉल्यूशन होगा, इसका जो भी होगा केवल और केवल एक सॉल्यूशन होगा, ये तो आप समझ गए। अच्छा ठीक है, लेकिन और क्या हो सकता है? तो बात आती है कि ये दोनों समीकरण कंसिस्टेंट है कि नहीं है। ठीक है, इनकी कंसिस्टेंसी क्या है, यानी कंसिस्टेंट है कि नहीं, संगत है कि नहीं। ठीक है, सॉल्यूशन मिलेगा तो ही कंसिस्टेंस होता है। ठीक है ना, तो हम बोलेंगे कि ये
कंसिस्टेंट भी है, ठीक है, कंसिस्टेंट भी है, ओके, यानी संगत भी है, इसका एक सॉल्यूशन भी मिलेगा और ये इंटरसेक्टिंग लाइन भी होगी, ठीक है ना। तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी कि ये कंसिस्टेंट भी है, ठीक है, ओनली वन सॉल्यूशन भी देगा और ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। कब होगा ये? जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 आपस में इक्वल नहीं होंगे, नहीं होंगे। मैं बोल रहा हूं यहां पे जो ये साइन लिखा हुआ है कि a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, then we can say that the line given is intersecting line and they have only one solution and it's consistent. इतना आपको समझना है, ठीक है। अब बात ये आती है कि ये तो चलिए समझ गए सर, ये हमारे समझ में आ गया कि कब ये कंसिस्टेंट होगा, कब इनकंसिस्टेंट होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, इतना हमने समझ लिया। लेकिन सर अभी तो बाकी है पिक्चर, अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो पिक्चर में क्या बाकी है? पिक्चर में बाकी है कि ये लाइन तो ऐसे ऐसे आ रही है, तो हमने समझ लिया कि एक दूसरे को ये कट कर रही है, तो कहीं ना कहीं कट कर रही है, तो इंटरसेक्टिंग है, तो हमको क्या मिलेगा उसका, हमको उसका a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं मिलेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, कैसा होता है? तो ऐसा होता है कि लाइन जो है ऐसे चलती है बिल्कुल एक दूसरे के साथ, बिल्कुल कंटिन्यूअसली चल रही है। हमने ग्राफ खींचा, ग्राफ खींचा, ये लाइन एक ऐसे आई और एक लाइन ऐसे आ गई। अब क्या करें भाई, इसमें क्या किया जा सकता है? अब ये हमको समझना पड़ेगा। तो कैसे होगा, इसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इक्वेशंस तो आपका ऐसा ही होगा, हम थोड़ा सा ये प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में थोड़ी देर के लिए रखते हैं। आपको लिखना है, नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो, उसके बाद में आता हूं। ओके चलिए, तो अब हम आते हैं किस पे? अब हम आते हैं पैरेलल लाइन पे, यानी रेखाएं समांतर होंगी तो क्या होगा। ये तो यहाँ रेखाएं एक दूसरे को कट कर रहे हैं, या हमको पता ही नहीं था, हमने देखा कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं थे, तो हमने उसको प्रतिच्छेदी बता दिया, इंटरसेक्टिंग बता दिया और ओनली वन सॉल्यूशन गिव्स ऐसा समझ लिया और कंसिस्टेंट भी उसको मान लिया। लेकिन अभी जो है दूसरी कंडीशन अगर हमने देखी कि दो लाइन ऐसे हैं, एक लाइन आपका ये है ना, और एक लाइन आपका ये है, दोनों पैरेलल है, मतलब ये दो लाइन है, ये तो कहीं मिल ही नहीं रही है। तो कहीं मिल ही नहीं रही है, कहीं पर नहीं मिल रही है, तो इसके बारे में अब हम क्या बता सकते हैं, इसके बारे में हम क्या समझ सकते हैं? तो यहां पर भी इक्वेशन ऐसा ही हो अगर, ठीक है, इक्वेशन का फॉर्मेट तो सेम ही रहेगा, लेकिन इसके कोफिशिएंट अगर a1 अपॉन a2 जो होंगे वो b1 अपॉन b2 के तो बराबर होंगे, लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं होंगे। किसके बराबर नहीं होंगे? c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं होंगे। यानी कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y आर इक्वल इन रेशियो बट नॉट टू द इक्वल ऑफ c1 अपॉन c2, यानी कांस्टेंट टर्म। जो भी कांस्टेंट नंबर, जो भी कांस्टेंट टर्म होगा, जो भी कांस्टेंट होगा, उसका रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर नहीं होगा, तब जाकर के आपका ये क्या हो जाएगा? तो ये लाइन जो होगी वो पैरेलल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पैरेलल कहलाएगी। और पैरेलल के बाद इसमें सॉल्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो नो सॉल्यूशन, यहां पे कोई सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट होगा, क्योंकि सॉल्यूशन मिलने की शर्त ही ये होती है, कंडीशन ही ये होता है कि जब वो एक दूसरे से कहीं मिलेंगे, कहीं पर भी वो इंटरसेक्ट करेंगे, तो ही आपका सॉल्यूशन बनेगा, अगर मिलेगा। अगर नहीं मिलेंगे तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। एक पॉइंट पे मिलेंगे तो एक सॉल्यूशन, दो पॉइंट पे मिलेंगे तो दो सॉल्यूशन,
3 पॉइंट पे मिलेंगे 3 सॉल्यूशन, बट लीनियर में ऐसा नहीं है। लीनियर में आपको यही समझना है कि भाई एक पॉइंट पे मिल गए तो इंटरसेक्टिंग है, एक सॉल्यूशन आपको मिलेगा। लेकिन जब ये कहीं मिलेंगे ही नहीं तो देयर आर नो सॉल्यूशन ऑफ दीज टू लाइंस, दीज टू इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। इन दोनों लाइंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अब बात आती है कि सॉल्यूशन नहीं होगा तो हम क्या लिख सकते हैं? तो जब सॉल्यूशन ही नहीं है तो ये कंसिस्टेंट तो होगा ही नहीं, ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इसको हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, यानी ये हिंदी में बोले तो असंगत है, समांतर है। ठीक है, और कोई भी हल इसका प्राप्त नहीं होगा। ओके, तो मुझे लगता है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है, कुछ प्रॉब्लम है, अभी भी कुछ डाउट्स रह जाते हैं, वैसे तो मैं डाउट्स छोड़ूंगा नहीं, लेकिन अगर रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा कमेंट कर सकते हैं कि सर यहाँ पे थोड़ा सा रह गया, तो मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा और फिर से आपको बता दूंगा। ठीक है, फिर से उसको आपको जो है क्लियर किया जाएगा वो पॉइंट्स, क्योंकि मुझे भी पता होना चाहिए कि कहीं छोटी छोटी चीजें रह जाती हैं। परफेक्ट, नो वन परफेक्ट इन एंटायर वर्ल्ड। ओके, आप ये जानते हैं कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है पूरे संसार में, कुछ न कुछ सब में रहती है कमियां, कोई बात नहीं, लेकिन अपनी कमियों और अपनी खूबियों को हम ही को लेकर के चलना होता है और उसी के साथ हमको आगे बढ़ना होता है। ठीक है, तो चलिए अब तीसरे कंडीशन की बात करेंगे। तो तीसरा कंडीशन क्या होना चाहिए? तीसरा कंडीशन ये है कि चलो भैया, हमने ये समझ लिया कि A1 A2 और B1 B2 बराबर नहीं हुआ तो इंटरसेक्टिंग हो गया। A1 A2 और B1 B2 बराबर हो गए लेकिन C1/C2 बराबर नहीं हुआ तो वो क्या हो गया? पैरेलल हो गया, समांतर हो गया, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं, वो इनकंसिस्टेंट हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लाइन के ऊपर ही, जैसे ये AB लाइन है, इसी लाइन पर एक और लाइन चल रही है जिसको हम CD बोल दें, तो CD तो इससे चिपक के चल रही है भाई, इसके हर पॉइंट पे मिल रही है। तो ऐसे में क्या बनेगा? तो ऐसे में तीसरी कंडीशन आपकी बनती है। तीसरी कंडीशन, थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन क्या बनेगी? तो थर्ड कंडीशन ये बनेगी कि A1/A2 बराबर B1/B2 और तीसरा भी इसके बराबर ही हो जाएगा। ये तीसरा भी इसके क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब तीसरा बराबर हो गया तब क्या होगा भाई? जब तीसरा बराबर हो गया तब आपको ये समझना है कि तीनों चीजें बराबर हो गई। इट मीन्स कि ये लाइन जो है ना, कोइंसिडेंट रे है। क्या है? कोइंसिडेंट, यानी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है। क्या कर रही है? एक के ऊपर दूसरी लाइन ओवरलैप कर रही है। ठीक है, तो ओवरलैप कर रही है मतलब हर पॉइंट पे मिल रही है, तो इसके तो बहुत सारे सॉल्यूशन होने चाहिए। होगा कि नहीं होगा? मैंने क्या बताया, जब मिलता है एक पॉइंट पे तो एक सॉल्यूशन, और भी पॉइंट पे मिलेगा, जितने पॉइंट पे मिलेगा उतने सॉल्यूशन। लेकिन अगर बहुत ज्यादा ओवरलैप करके उसी पे वो लाइन चल रही है तो मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। लेकिन ऐसे रेज को हम क्या बोलेंगे? कोइंसिडेंट रेज। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, अब कोइंसिडेंट जो होता है इसके मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। क्या होता है? मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। मेनी यानी बहुत सारे, और जब बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे तो भी तो ये कंसिस्टेंट होगा, तो भी तो क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा, तो भी ये कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, यानी कोइंसिडेंट लाइंस हैं और मेनी सॉल्यूशन मिल रहा है, और जब मेनी सॉल्यूशन मिल रहा है, सॉल्यूशन तो मिल रहा है ना, मेनी मिले चाहे वन मिले, तब भी वो कंसिस्टेंट होगा, यानी संगत होगा। ये आपको समझना है और मेरे ख्याल से ये अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है,
चलिए, तो इतना समझने के बाद आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो अभी हमने ये बात की कि हम लाइंस को कैसे पहचानेंगे विदाउट सॉल्विंग। अब हमने लाइन भी पहचान ली, हमने सब कुछ सीख लिया कि कैसे हम बता सकते हैं कि उसका नेचर क्या है, कौन सी लाइन है। अब हम आते हैं इनको सॉल्व करने के मेथड पे। ठीक है, इनको सॉल्व करने के मेथड पे आते हैं। तो हमारे पास दो इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड क्या क्या होता है। तो अपने पास 4 मेथड हैं। कितने मेथड हैं? 4 मेथड। अब इन चारों मेथड में से हमको करना कितना है, हमारे सिलेबस में कितना है, वो हमको यहाँ पे जानना है। तो देयर आर हाउ मेनी? देयर आर 4 मेथड्स, 4 मेथड्स to solve the equations. There are 4 methods to solve equations. First one is graphical method. First one, graphical method. Second one is what? Second one is substitutional method. और थर्ड वन इज एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। एंड लास्ट वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। नाउ विच वन इज नॉट फॉर यू? Which one is not for you? Cross multiplication method is not for you. Now, अभी जो है ये आपके सिलेबस से आउट हो चुका है, इसको भगा दिया गया। बोला गया कि नहीं नहीं, तुम बच्चों को ज्यादा परेशान करते हो, इसलिए तुमको नहीं रखेंगे, तुमको आगे लेकर के जाएंगे, देखेंगे। ठीक है, तो आपको पढ़ना है 1 2 3, 1 2 3, ये 3 मेथड्स पढ़ने हैं। और इन 3 मेथड्स के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। ओके, तो बच्चों भूलिएगा मत, हमारा जो चैनल है अभी नाम उसका बदल गया है, नाम हो गया है आरोह एन एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस। एन एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस। अगर आप पुराने हैं तो कोई बात नहीं, आप जुड़े रहिए, और अगर नए हैं तो प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन and subscribe our channel आरोह एंड एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस, जहां पर आपको वो सारी चीजें अब मिलने वाली है जो चीजें आपको पहले से रखी गई थी, वो फिर से आपको मिलेंगी और सब कुछ आपके लिए अवेलेबल कराया जाएगा। बस आपका ट्रस्ट हमारे ऊपर होना चाहिए और हमारा आपका बॉन्डिंग चलते रहना चाहिए। इसके बाद लास्ट में हम यही कहेंगे कि बेटा अभी तो बोर्ड्स एग्जाम्स स्टार्ट हो गए हैं, तो उसमें मुझे बहुत ज्यादा इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। आपके दिमाग में जो भी आइडियाज हैं, जितना भी आप अपने माइंड को क्रिएटिव करके पढ़ाई कर सकते हैं उतना कीजिए। सोना जागना आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई प्रेशर नहीं कि आप सुबह उठे 4 बजे तो शाम को सोए 11 बजे। आपकी मर्जी, आपका रूटीन, आपका पेपर और आपके मार्क्स आपके मुट्ठी में हो जाएंगे, लेकिन आपको करना है, जैसे भी करना है आप करेंगे। जो टीचर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रहती है, हमेशा रहती है, लेकिन आप अपने काम पर, अपने स्टडी पर फोकस करें और आगे बढ़ते जाएं। ये हमारा विश है। हम आपको अच्छे तरीके से बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं
और फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते भारत, नमस्ते इंडिया, गुड बाय एंड शुभ रात्रि।